हाँ, मेरे प्यारे छात्रों, मैंने पिछले कक्षा में आपको मध्यकालीन कविता तुलसीदास के दोहे किया था। आज मैं आपको आधुनिक कविता करने जा रहा हूँ। आधुनिक कविता कुटिया में राजभवन। कुटिया में राजभवन। मैथिली शरणगुप्त जी इस पद्य के कवि हैं। छात्रों, मैथिली शरणगुप्त जी हिंदी साहित्य के प्रख्यात रचनाकार हैं। इनका जन्म 1886 में इनका जन्म हुआ, चिरगांव झांसी में, उत्तर प्रदेश। आप मूलतः राष्ट्रीय भावना के पोषक कवि माने जाते हैं। राष्ट्रीय भावना के कवि, राष्ट्र के हित में साहित्य की रचना करने वाले कवि हैं। आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से जनजागरण का प्रयास किया। अपनी रचनाओं के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे। अतीत की गरिमा तथा वैभव को प्रेरणा के रूप में ग्रहण करते हुए आपने भारतवासियों को वर्तमान दुरावस्था से उभरने के लिए प्रोत्साहित किया। वर्तमान दुरावस्था, अंग्रेज भारत में थे, भारत को पूरी तरह अपने कब्जे में ले चुके थे। 200 साल तक उन्होंने भारत पर राज किया, उनका राजभार चलता था। भारतवासियों को बहुत जुल्म दिया गया, परेशानी दी गई, बहुत तुच्छ देखा जाता था। इससे उभरकर महात्मा गांधी जी ने अपने तरीके से लड़ाई की। उनका एक तरीका था, एक कॉन्सेप्ट था। वक्त लगा, लेकिन उनको भारत छोड़कर जाना पड़ा। किसी भी तरह का नुकसान ना किसी को ना पहुंचे, ये उनका एजेंडा था। उसी तरह से उन्होंने ऐसे साहित्यकार, मैथिली शरणगुप्त जी, महादेवी वर्मा, ऐसे बहुत सारे साहित्यकार अपने अपने तरीके से लेखन लिखते थे, जनजागृति कराते थे, लोगों में जागृति पैदा करते थे। साकेत और जय भारत आपके दो प्रसिद्ध महाकाव्य। साकेत और जय भारत इनके प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। 1964 में आपकी मृत्यु हुई। पंचवटी, झंकार, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, भारत भारती आदि अन्य रचनाएं इनकी हैं। प्रस्तुत पद्यभाग साकेत महाकाव्य से लिया गया है। साकेत, देखो ये इस महाकाव्य से कुटिया में राजभवन पद्य को लिया गया है। आधुनिक रामकाव्य परंपरा की अनुपम कड़ी मानी जाती है। खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने तथा उसकी अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने में गुप्त जी की उल्लेखनीय भूमिका रही है। खड़ी बोली भाषा, खड़ी बोली ब्रजभाषा, इस तरह की अलग अलग हिंदी की ही भाषाएं, उपभाषाएं अपने अपने हिसाब से लिखते थे।
खिचड़ी भाषा ये भी थी। उन्होंने काव्य भाषा में रामायण को लिखा, का पूरा पद्य पूरा रामायण काव्य रूप में था। ये साहित्यकार की अभूतपूर्व क्षमता है। हर कोई साहित्यकार नहीं बन सकता। जो एक साहित्यकार की एक छोटी सी भी देन बहुत बड़ी होती है। सीता जी वन में राज सुख भोगती हैं, श्री रामचंद्र जी स्वयं आपके साथ साथ रहते हैं। रामायण की कथा तो आपको मालूम है। राम सीता को वनवास होता है 14 साल का। उनके साथ लक्ष्मण भी जाते हैं। लक्ष्मण भी जंगल वनवास में चले जाते हैं। सीता के साथ रामचंद्र जी रहते हैं। ये कथा तो आपको मालूम है। उस वन में रहते हुए सीता लक्ष्मण सहित रहते हुए सीता अपनी भावनाओं को किस तरह व्यक्त करती है, जंगल में रहते हुए, झोंपड़े में रहते हुए। ये मैथिली शरण गुप्त जी की कल्पना है। मैथिली शरण गुप्त जी ऐसी कविताएं लिखकर भारतवासी महिलाओं को प्रेरित करना चाहते थे। आज़ादी के आंदोलन में कविता लिखी थी, तो एक इंस्पिरेशन था भारतवासी महिलाओं को। कैसा इंस्पिरेशन? सीता जैसी महामाता महारानी जंगल चली जाती है धर्म को निभाते। आप भी धर्म को निभाते हुए देश के हित के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने घरों से बाहर निकलो। औरतों को एक इंस्पिरेशन, एक काव्य उस समय औरतों, भारतीय औरतों को, भारतीय महिलाओं को एक इंस्पिरेशन था कि आप भी सीता जी की तरह, सीता जी वनवास, आप घर से बाहर निकलो आज़ादी के लिए, लड़ो। ये एक जनजागृत करने के लिए उनका एक प्रयास था। लक्ष्मण मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहाँ धन और राज वैभव का कोई मूल्य नहीं। जंगल में, वन में धन कोई मायने नहीं रखता। अगर बड़े बड़े सिटीज़ में है तो धन की बहुत मायने रखता है। घर खरीदने के लिए मगर पैसे चाहिए, हर एक चीज़ खरीदने के लिए पैसा चाहिए, ऐशोआराम से जीने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन यहाँ पर वन में धन का कोई मूल्य नहीं, वैभव का कोई मूल्य नहीं। इस पद्य में आने वाले कठिन शब्दार्थ हैं। प्राणेश पति है, पति सचिव मंत्री, आशीष आशीर्वाद, भाया अच्छा लगा, यानी पसीना, किसले कर कोमल हाथ, कोमल हाथ, मुक्ता मोती,
निधि खजाना, गृहस्थ या गृहस्थ, आलियां सखियां, प्राणेश यानी पति श्री रामचंद्र जी, सचिव यानी मंत्री लक्ष्मण जी, आशीष यानी आशीर्वाद, भाया अच्छा लगा, श्रमवरी बिंदु यानी पसीना, श्रम करने से जो पानी आता है उसे पसीना कहते हैं, किस लायकर कोमल हाथ, मुक्ता यानी मोती, निधि खजाना, आलियां सखियां, सखियां यानी फ्रेंड्स। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। मैथिली शरण गुप्त जी कविता की शुरुआत इस तरह करते हैं। पहला लाइन उनका ये है, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। भाया अच्छा लगा। सीता जी वन में अपने झोंपड़ी देख कर कहती है, झोंपड़ी में रहकर कहती है, मेरी कुटिया राजभवन से अच्छी है। महल में जो राजभवन है उस राजभवन से अच्छी है मेरी कुटिया, मेरी झोंपड़ी कहती है। सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर है। सम्राट, राजभवन में सम्राट महाराजा होते थे, यहाँ पर भी मेरे सम्राट मेरे पति हैं। प्राणेश यानी पति हैं। पति कौन है? श्री रामचंद्र जी हैं, सीता जी के श्री रामचंद्र जी। सचिव मंत्री कौन है? देवर है। देवर कौन है? लक्ष्मण है। अगर राजभवन में होते तो यही होते, हम वन में हैं तो यही हैं। देते आकर आशीष हमें मुनिवर है। आशीर्वाद मुनिवर, मुनि ऋषि मुनि आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। अगर हम राजभवन में होते तो भी मुनिवर आते आशीर्वाद देते। अगर हम जंगल में हैं, वन में हैं, फिर भी हमें मुनिवर आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। वन में हैं तो वन में ही ऋषि मुनियों का आश्रम हुआ करता था। वो लोग वहीं पर थे। ऋषि मुनि तपस्या करते हुए बैठ जाते थे और बहुत सारे उनके शिष्य होते थे, उनको उपदेश देते थे, उनको ज्ञान मार्ग सिखाते थे। तो श्री रामचंद्र जी की कुटिया वन में है तो सारे मुनिवर उधर ही जाते थे और उनको आशीर्वाद देते थे। सीता जी कहती है, आशीर्वाद देने के लिए मुनिवर खुद हमारे यहाँ चल आते हैं। धन तुच्छ, यहाँ धन पैसा तुच्छ है, कोई उसका मोल नहीं। जंगल में पैसों का क्या मोल? क्या करेंगे पैसा लेके, सोना लेके जंगल में? उसका कोई मोल नहीं। यद्यपि असंख्य आकर हैं, लेकिन हाथ बहुत हैं। सहायता के लिए बढ़ने के हाथ बहुत हैं जंगल में। ऋषि मुनियों के शिष्य बहुत सारे हैं, बहुत लोग आस पड़ोस पड़ोस के गांव वाले बहुत हैं। वो बहुत सारे हाथ हैं सहायता के लिए। पानी पीते मृग सिंह एक तट पर हैं। एक ही तट पर नदी के किनारे सिंह भी पानी पीता है और हिरन भी पानी पीता है। ऐसे वन में श्री रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण सहित वनवास बिता रहे हैं। हिरन सिंह को देखकर भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए। सिंह हिरन को देखकर पकड़कर खा लेता है अपने पेट के लिए। लेकिन यहाँ पर दोनों एक ही नदी का पानी पी रहे हैं, श्री रामचंद्र जी की वजह से पी रहे हैं। ऐसा माहौल वहाँ पर है कहकर मैथिली शरण गुप्त जी अपनी कल्पना में एक पद्य की रचना करते हैं। आपको समझ में आ रहा है? ऐसा मैं समझता हूँ कि ये पहले पंक्तियों का भावार्थ था। अगले पंक्तियों में लिखते हैं, सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया। सीता रानी वनवास आ गई, वन में है। सीता रानी को लाभ ही लाया, नुकसान नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ।
मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। सीता जी कहती हैं, मेरी कुटिया में, मेरे छोटी सी कुटिया में राजभवन से अच्छी है मेरी कुटिया। राजभवन से भी मेरा मन इसी में भर रहा है, राजभवन में नहीं भरता था, इस छोटी सी कुटिया में, वन में मेरा मन भर रहा है, इतनी अच्छा है राजभवन से ये मेरी कुटिया, कहकर सीता जी कहती है। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ। राजमहल में होती, औरों की सहायता से पलती बड़ी होती, पलती जीवन बिताती, लेकिन वन में किसी की सहायता के बिना मैं पल रही हूँ। किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, खुद पल रही हूँ। अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ, मेरे पैरों पर चलती हूँ, मेरे पैरों से खड़ी हूँ, मेरे पैरों पे मैं खुद खड़ी हूँ, मैं डिपेंडेंट नहीं। इसका मतलब है सीता जी किसी पर अवलंबित नहीं। आप अपने पैरों पर कब खड़े होंगे? अभी आप तो डिपेंडेंट हैं, सारे छात्र डिपेंडेंट हैं, अपने माँ बाप के डिपेंडेंट हैं, भाई बहनों के डिपेंडेंट हैं, दोस्तों के डिपेंडेंट हैं, उन पर अवलंबित हैं आप। कब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, खुद कुछ बन जाएंगे, अपने भविष्य में जो आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, आपको कैंपस सिलेक्शन में नौकरी मिल जाएगी, ट्रेनिंग हो जाएगी, काम मिल गया, बहुत बड़ी तनख्वाह आप हाथ में लेते हैं, खुद का कमरे का किराया खुद देते हैं, खाने का बिल खुद अदा करते हैं, घर के लिए, माँ बाप के लिए कुछ पैसे देते हैं, भाई बहनों के लिए कुछ पैसे देते हैं खर्चे के लिए, दोस्तों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं वगैरह। तब आप किसी पर अवलंबित नहीं, खुद कमा रहे हैं, अपने पैरों पर आप खुद खड़े हो जाते हैं। तब तक का रास्ता तय करने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। जब तक हर कोई अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, कोई छोटा काम करता है, कोई बड़ा काम करता है, किसी का बड़ा लक्ष्य होता है, किसी का छोटा लक्ष्य होता है, लेकिन उसे ज़रूर कुछ ना कुछ करना ही है। किसी पर अवलंबित होकर जीवन नहीं बिता सकता। इसलिए सीता जी यहाँ पर कह रही हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ी है। इसका मतलब है पैरों पे तो सब लोग खड़े होते हैं, पैर हैं तो खड़े होते हैं, खड़े हो गए ये मतलब नहीं, किसी पर अवलंबित नहीं, खुद अपना काम खुद करती हैं, किसी सखियां की जरूरत नहीं, ये इसका मतलब है। श्रमवरी बिंदु फल स्वास्थ्य शक्ति फलती हूँ। देखो इस सेंटेंस का मीनिंग, श्रमवरी बिंदु फल में इतना मेहनत करती है कि पसीना आ जाता है। वन में लकड़ियां लाने जाती हैं, लकड़ियां काट कर लाती हैं, चूल्हा सिलगाती हैं, खाना बनाती हैं, खुद भाग दौड़ करती हैं, धूप छांव बारिश कुछ भी हो मेहनत कर रही हैं। वो मेहनत से पसीना निकल रहा है, श्रम करने से जो पसीना निकलता है, पसीना निकल रहा है। शायद ही आप लोग कभी पसीना निकाले होंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि पसीना क्या है। हाँ, गर्मी से पसीना आ गया होगा, फैन डाल के आप बैठ जाते हैं, शायद मेहनत करके कभी पसीना निकालो तो जाने। सीता जी श्रम करने की वजह से जो पसीना आया उसका फल क्या है? स्वस्थ है। सीता जी स्वस्थ हैं। 3-4 किलोमीटर वॉक करते हैं, उसके बाद पसीना निकलता है, उसका फल स्वस्थ रहते हैं, हेल्थ अच्छी रहती है। लेकिन सीता जी यहाँ पर वॉक नहीं कर रही, खुद श्रम कर रही है, घर की देखभाल कर रही है, जीवन बिताने के लिए, घर चलाने के लिए मेहनत कर रही है। उसका फल स्वस्थ अच्छा है, शक्ति फलती हूँ, ताकत भी आ गई है। इतनी मेहनत करने के बाद सीता जी को उसका स्वास्थ्य अच्छा हुआ,
ताकत भी आ गई, शक्ति भी मिल गई सीता जी को। अपने आंचल से व्यंजन आप झलती हूँ। व्यंजन पकवान, खाना बनाना। अपने हाथों से व्यंजन बनाती है, अलग अलग तरह के पकवान बनाती है रामचंद्र जी को खाने के लिए, लक्ष्मण को खिलाने के लिए, खुद खाने के लिए। हर रोज़ आप लोग सुबह नाश्ता अलग करते हो, दोपहर का अलग खाते हो, रात का अलग खाते हो। माँ बना के अलग अलग व्यंजन बना के आपको देती है। आज जो खाते हो कल दूसरा खाते हो। उसी तरह सीता जी को भी खिलाना है, हर रोज़ अलग अलग व्यंजन पकाती है। पति को, देवर को खिलाती है। देवर पति का भाई, अन्य लिंग रूप देवरानी। वन मार्क क्वेश्चन, व्याकरणांश। देवर देवरानी, अन्य लिंग रूप लिखिए। अपने आंचल से व्यंजन आप बनाती हूँ, अपने हाथों से खुद मैं पकवान पकाती हूँ खाने के लिए। ये पंक्ति है। इसमें दूसरी पंक्तियों में हमने देखा कि ये औरों के हाथों नहीं पलती। अगर राजभवन में होती, बहुत सारे सखियां होती, जो चाहे वो ला कर देती। राजभवन में अवलंबित थी, लेकिन वन में अवलंबित नहीं है, औरों के हाथों नहीं पल रही है, अपने पैरों पर खुद खड़ी हुई है, अपना काम खुद करती है। इतना श्रम करती है कि पसीना छूट जाता है। पसीना आने की वजह से स्वस्थ है, उसका फल स्वरूप स्वस्थ है, शक्ति भी मिल रही है। और अपने ही हाथों अलग अलग व्यंजन बनाती है, पकाती है, खिलाती है। ये था दूसरी पंक्ति का। तनुलता सफलता स्वाद आज ही आया। तन शरीर, शरीर। लता बेल, बल्ली, पान की बेल बल्ली बुलाते हैं ना। उस सीता जी का शरीर बेल की तरह हो गया। सफलता स्वाद आज ही आया। इतना सारा काम करने के बाद वन में सीता जी का शरीर बेल की तरह बन गया। अच्छा, मजा आ रहा है। सीता जी कहती हैं बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, इतनी भी शक्ति आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। मेरी कुटिया राजभवन से अच्छी है, मेरी झोंपड़ी राजभवन से अच्छी है। किस लेकर स्वागत है तो हिला करते हैं। किस लेकर कोमल हाथ स्वागत में हिल रहे हैं। किसके हाथ? उन पेड़ों के पत्ते हाथ बनकर हिल रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं सीता जी का, राम का, लक्ष्मण का। राजभवन में होते तो सभी नागरिक हाथ हिलाते, इनका स्वागत करते, लेकिन यहाँ लोग नहीं हैं। पेड़ पौधों के पत्ते हिल रहे हैं हाथों की तरह, कोमल हाथों की तरह इनका स्वागत कर रहे हैं। मृदु मनोभाव समसुमन खिला करते हैं। पुष्प इनको देखकर खिल रहे हैं पेड़ों पर। मन कैसे खिलता है उसी तरह पेड़ पर फूल खिल रहे हैं। उनको देखकर, फूलों को देखकर मन खिल रहा है।
डाली डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं। हर डाली में फल हर रोज मिला करते हैं। वन में फल की क्या कमी, वन में पेड़ों की क्या कमी। नगर में पेड़ बहुत कम दिखाई देते हैं और पेड़ काट काट के रास्ते बना रहे हैं, लेकिन वन में पेड़ों की क्या कमी, फल की क्या कमी। डाली डाली पेड़ की शाख, कोम्बे बोलते हैं ना, रेम्बे कोम्बे बुलाते हैं ना, उसे हम हर डाली डाली में फल मिल रहे हैं। तृण तृण पर मुक्ता भार झिला करते हैं, मोतियों जैसे फल झूल रहे हैं। हर पग पग में कदम कदम पर मोती, मुक्ता यानी मोती, मोतियों की तरह फल लदे हुए हैं। कितने खा सकते हो, कितना ले जा सकते हो, हर रोज खाओ, खत्म ही नहीं हो रहे। इतने सारे पेड़ हैं, अलग अलग तरह के फलों से भरे हुए पेड़ वन में। यह है तीसरी पंक्तियों में, तीसरी पंक्तियों में उन्होंने ये कहा। क्या कहा तीसरी पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने इनके स्वागत में? सीता जी की शरीर लता की तरह, बेल की तरह बन गया, बड़ा स्वस्थ लग रहा है, शरीर अच्छा लग रहा है। बहुत मोटे होने से क्या अच्छा लगता है? चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, ऐसी हालत में क्या अच्छा लगता है? अगर वो शरीर लता की तरह, बेल की तरह हो जाए, कितना अच्छा लगता है कहकर खुद सीता जी बता रही। और इनके स्वागत में पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं, कोमल हाथों की तरह वो पत्ते हिल रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। मन खिलता है इन पुष्प को देखकर, जो खिले हुए पुष्प को देखकर मन खिल रहा है, मृदु कोमल मन खिल रहा है। डाली डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं। नव फल, नए नए फल, कल का फल आज नहीं, हर रोज नया फल मिल रहा है। हर एक डाली में मोतियों का झुंड जैसा, मोतियों के गुच्छे जैसे, हर पग पर, पद पग पर, कदम कदम पर फलों के झूले पेड़ों में लदे नजर आ रहे हैं, पेड़ों पे नजर आ रहे हैं। तीसरा पद्य, तीसरा पंक्तियों में, निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया। निधि, खजाना, ट्रेजरी। कौन सी ट्रेजरी? प्रकृति की ट्रेजरी। निधि खोले दिखला रही प्रकृति की निज माया। प्रकृति का सौंदर्य इतना अगाध है, प्रकृति का सौंदर्य खजाना और सुंदरता का खजाना अब दिखला रहा है, अब नजर आ रहा है। सीता जी कहती है, सीताराम सीता लक्ष्मण की वजह से वो जंगल में है, वन में है, उनकी वजह से शायद उस प्रकृति की सुंदरता का खजाना, आपके घर में खजाना है मतलब मोती, हीरे, जवाहरात, पैसों से भरे हुए हैं, उसे खजाना। यहाँ पर वन में प्रकृति का खजाना, इतनी प्रकृति, इतनी खूबसूरत नज़ारा, इतना खूबसूरत नज़ारा, जहाँ देखो वहाँ मन अटक जाता है, नज़र हटाने को मन नहीं करता। ऐसा खूबसूरत नजरा
देखने के लिए तो आंखें कम पड़ रही हैं। ऐसी खूबसूरत खजाना निज माया, असली रूप अब दिखा रहा है वन। वन का सुंदरता की, वन की प्रकृति की सुंदरता अब उसकी माया दिखा रही है अपना खजाना खोल के। कितने अच्छे तरह से सुगुप्त जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। मेरी कुटिया, मेरी झोंपड़ी राजभवन से अच्छी लगी। इतनी अच्छी झोंपड़ी लक्ष्मण ने बनाई है अपने भाई भाभी के लिए। कहता है कौन की भाग्य ठगा है मेरा। कौन कहता है मेरा भाग्य ठगा है। ठगा, कौन कहता है सीता जी का भाग्य चोरी हो गया। सीता नई नवेली दुल्हन श्री रामचंद्र जी से शादी करके आई। आने के बाद कुछ ही दिन में वनवास का आदेश मिल जाता है और महल छोड़कर सीता अपने पति के साथ धर्म निभाने चली जाती है जंगल में, वन में। तो लोग कहने लगे है दुर्भाग्य, सीता जी महारानी, महाराजा की पुत्री, महाराजा की पत्नी होने वाले महाराज श्री रामचंद्र जी को पट्टाभिषेक करना था, महाराज बनाना था। उतने में उनको वनवास हो जाता है। आप रामायण जानते हैं तो समझ सकते हैं। पति के धर्म निभाने के लिए सीता जी चली गई। लोग बात करने लगे, अरे भाई राजमहल में आराम करना था, अब इसका सौभाग्य चोरी हो गया। देखो वन चली गई, पति के साथ जंगल में चली गई, वहां पर वनवास बिताना पड़ रहा है। सीता जी को अब याद आ रहा है वो बातें अब याद आ रही हैं। ऐसा कौन कहा मेरा भाग्य चोरी हो गया। कौन कहता है मेरा भाग्य चोरी हो गया। वह सुना हुआ भय दूर भागा है मेरा। वो मैं सुनी थी तब ये बात मेरे कान पर पड़ी थी, मुझे भय लगा था क्या सचमुच मेरा भाग्य चोरी हो गया है। वो भय अब दूर भागने लगा है, वो डर अब दूर भागने लगा है। एग्जामिनेशन 2 महीने है, मार्च में आपका एग्जामिनेशन है, ये डर बैठ गया, आपको डर बैठ जाएगा। नहीं एग्जामिनेशन मार्च में नहीं, अप्रैल मई में जून में है तो डर दूर भाग जाएगा। अभी समय है, हम पढ़ सकते हैं। एग्जामिनेशन तो ज़रूर होगा, परीक्षा ज़रूर देनी पड़ेगी आपको, तैयारी कर लीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए, सीखिए, समझिए, वरना आप जिम्मेदार होंगे। हमें तो बहुत कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन समझाने की, रिकॉर्डिंग द्वारा समझाने की। जब कॉलेज आएंगे तब भी आपको हम समझाएंगे, सिखाएंगे। हमारा काम है, हम करेंगे, आपका काम आप करिएगा। अगर आप आपका काम नहीं कर सकते तो आप वंचित रह जाएंगे, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। सेकंड चांस होगा, फर्स्ट चांस नहीं। आप उत्तरदाता हैं किनके? आपके माता पिता को उत्तर देना पड़ेगा, आप भाई बहनों को उत्तर देना पड़ेगा, समाज को उत्तर देना पड़ेगा, क्या किया तुमने। लेकिन कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा। सीता जी कह रही है, जो कहते थे उस समय मैं वन जाने लगी थी, वन गमन करने लगी थी, लोग कहते थे, मैं सुनती थी सीता का सौभाग्य चोरी हो गया है, दुर्भाग्यवती हो गई। ये बात मैंने सुनी थी, वो भय भी दूर भाग गया है, क्योंकि मैं सुखी हूँ, वन में मैं बहुत सुखी हूँ, कुछ काम करने लगी हूँ,
वन में ही तो गृहस्थ जगह है मेरा। असली गृहस्थ जीवन वन में ही जाग रहा है। शायद राजमहल में होती, पता नहीं पति कब आते, महाराज कब आते, सैकड़ों काम उनके होते थे, लेकिन वन में आराम से मिल जाते हैं। असली गृहस्थ जीवन तो वन में जागा है मेरा, कहती है सीता जी। इन पंक्तियों में यही कहती है। ये था चौथी पंक्तियां। उसके बाद की पंक्तियों में वो कहती हैं, वह वधु जानकी बनी आज यह जाया। वधु दुल्हन, नवी नवेली दुल्हन को वधु कहते हैं। सीता जी अपने आप को वधु, जानकी सीता। जानकी कौन? सीता का नाम जानकी है। वह वधु जानकी बनी आज यह जाया। जंगल में आकर, वन में आके वनवास करते हुए आज मैं नवी नवेली दुल्हन बन गई। अपने आप को किस तरह कहती है? मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। मेरी कुटिया राजभवन से अच्छी है, राजभवन से मेरी कुटिया अच्छी है। फल फूलों से है लदी डालियां मेरी। फल फूलों से डालियां लदी हैं, लग चुकी हैं, भरी हुई हैं। लदी यानी भरी। फल फूलों से डालियां भर चुकी हैं, लद चुकी हैं। वह वे हरी पत्तलें भरी थालियां मेरी। मेरे पूजा का पात्र, प्लेट पूजा के सामानों से भरा हुआ है। फल से, पत्तों से पूजा की थाली भरी हुई है, हमेशा भर जाती है। मुनि बालाएं हैं, बालाएं हैं, यहाँ आलियां मेरी। आलियां सखियां, मुनि बालाएं हैं। मुनि, ऋषि मुनि की शिष्या, ऋषि मुनि की शिष्या, ऋषि बालाएं, मुनि बालाएं, जो ऋषि मुनियों के आश्रम में शिष्या बनकर प्रवचन सुन रही हैं। वे हैं ऋषि मुनि की बालाएं। वो लड़कियां, ऋषि मुनि की जो लड़कियां हैं, वो ऋषि मुनि की जो शिष्या हैं वन में, आश्रम में, वो सीता जी की सखियां हैं, सीता जी की फ्रेंड्स हैं। वन में और कौन मिलते हैं? कौन मिलते हैं? कोई नहीं मिलता वन में। मुनि बालाएं हैं, यहाँ आलियां मेरी, तटिनी की लहरें और तालियां मेरी। तटिनी नदी, नदी का नाम। तटिनी नदी की लहरें मेरी लिए तालियां हैं। अगर राजभवन में होती तो तालियां बजाने वाले बहुत होते। यहाँ तालियां कौन? तालियां क्लैप्स। यहाँ पर तालियां कौन बजा रहे हैं? नदी की लहरें सीता जी के लिए तालियां बजा रही हैं। काल्पनिक, कितना अच्छा काल्पनिक विचार शरणगुप्त जी का। क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया। सीता जी अपनी छाया से खेलती हैं। सीता जी की छाया, छाया, शैडो, सीता जी की छाया, शैडो उसकी, वो उसका उपकरण है, खेलने की सामग्री है, उसके साथ खेल रही हैं। सीता जी अपने
इच्छाओं से उसे पकड़ने के लिए दौड़ रही है, वो उसका खेल का सामग्री बन गई है और उसके साथ खेल रही है। इतनी खुश है सीता जी वन में, मेरी कुटिया में राज्य भवन मन भाया, मेरी कुटिया राज्य भवन से अच्छी है, इतनी खुश है। मैथिली शरण गुप्त जी भारतवासी महिलाओं को, सीता जी को देखो वन में कितना खुश है, राजमहल में रहने वाली सीता वन में कितनी खुश है अपने धर्म को निभाते हुए। आप भी अपने घर से निकलो भारत देश के लिए, आज़ादी के लिए। आप भी उस आंदोलन में उतना ही खुश होंगे जितना सीता जी खुश थी। भारतवासियों को इंस्पिरेशन देने के लिए ये कविता लिखी, काल्पनिक कविता। सचमुच सीता जी जंगल वन में थी, वो खुश थी, बात और है, लेकिन सीता जी खुद इस तरह कह रही है कि गुप्त जी की वाणी से हम सुन रहे हैं, उनकी काल्पनिक कविता द्वारा हम सुन रहे हैं। ये था छात्रों, मेरे हिसाब से आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ये थी आपका आधुनिक कविता, आधुनिक काल की कविताओं में से पहली कविता कुटिया में राजभवन, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित। आप सबका मैं समझता हूँ अगली क्लास में इसके प्रश्नोत्तर हम चर्चा करने के बाद अगले विषय पर हम आगे बढ़ते हैं। आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।